एक्टिविटी होनी है डिपार्टमेंट की तरफ से। और आपको पता है उसमें हमने 2 इवेंट रखी हैं। फर्स्ट इवेंट हमने रखा है साइंस बेस्ड एक्टिविटी का, और सेकंड इवेंट में जो बच्चों ने क्या बनाए हैं साइंस बेस्ड थीम पोस्टर बनाए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट पीसी कॉलेज से प्रोफेसर कमलजीत सिंह रेणु सर आए हैं जो फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं, और आपको साइंस बेस्ड उसकी ये डिस्टिल वाटर है। अननोन सॉल्यूशन है। अननोन अननोन सॉल्यूशन अब हम ये बताने वाले हैं कि ये एसिडिक है बेस। तो हम ये टर्मरिक इसमें मिलाया तो इसका कलर जो है चेंज हो गया। इसका येलो है लेकिन इसका जो है वो रेड होगा, तो इट मींस इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। और अब हम इसमें इसका ये हमारा सोल्यूशन है जो पिंक हो गया, इसका मतलब ये बेस है क्योंकि मतलब कि जब हम उसमें डालते हैं बेस या ऐसे बेस में तो इसका कलर पिंक हो जाता है। तो ये बेस हुआ या ये बेस है, ये बेस है, सॉल्यूशन तो एक ही है। ये एक इंडिकेटर डिफरेंट इन दोनों को मिला देता है फिर क्या होता है। न्यूट्रल रिएक्शन होगा, एक से एक दो रिएक्शन कट इन दोनों को मिला हाँ जो आपने बेटा ये डिफरेंट इंडिकेटर है, ये डिफरेंट आप ये बता रहे हो कि इस इंडिकेटर को हम यूज करेंगे तो ये कलर आएगा, ये यू इंडिकेटर यूज करेंगे फिर हमने क्या किया इसको इस बना दिया, फिर ये मिक्स कर दिया। इसको इसमें डालने से कोई रिएक्शन नहीं है। और ये बताओ ये नेचुरल और टर्मरिक है वो किस टाइप के सॉल्यूशन है? किस टाइप के इंडिकेटर है नेचुरल आर्टिफिशियल ये जो टर्मरिक है तो नेचुरल इंडिकेटर है जो, और ये मतलब है ये सिंथेटिक है जो Very फैक्ट्री में क्या बनता है। लिटमस पेपर देखा है आपने? यूज करके देखा उसको लिटमस पेपर? थोड़ा बहुत देखा लेकिन नमस्कार सभी को। आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद के अंदर एग्जीबिशन लगा है। एक लर्निंग थ्रू क्रिएटिविटी साइंस मॉडल मेकिंग कंपटीशन है एक प्रकार का ये, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैनर बना रखा है। तो यहाँ पे सभी बच्चों ने अलग अलग मॉडल बनाए हुए हैं, ये देख सकते हो। तो अभी हम एक एक बच्चे से पूछेंगे उनके मॉडल के बारे में। हाँ बेटा, आप अपना नाम बताओ, क्या नाम आपका? माय नेम इज कृष्णा, आई रीड इन 9th। अच्छा, क्या मॉडल बनाया है आपने ये? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अच्छा, इसके बारे में एक्सप्लेन करो आप थोड़ा सा। मैम जो हमारी ह्यूमन में मेल आरबीसी होती है वो होती है 25 ट्रिलियन, एंड जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है 24 मिलियन ट्रिलियन, और जो प्लेटलेट्स होती है वो होती है 147 ट्रिलियन, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर होता है 90% वाटर, एंड जो 10% होते हैं उनके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स गैस वगैरह। और जो अगला मैंने बनाया वो है हीमोग्लोबिन द वंडर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसमें जो है हमारे लंग्स है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ होते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई का वर्क होता है जो बाहर से ऑक्सीजन एंटर करती है वो हमारे आरबीसी के जरिए एचपी में जाती है। ये हमने बस स्टॉप बताया है, इसके जरिए जाती है। इसमें सिर्फ 4% बैठ सकते हैं, और जो यहाँ पे बस स्टॉप है इसमें टिश्यू को ये ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे टिश्यू का क्या काम है, जो CO2 है ना वो CO2 का ट्रांसफ़र करेंगे बाहर की तरफ। ओके, वेरी गुड बेटा, वेल डन। मॉडल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मिरेकल वाटर, है ना? यस मैम। ओके, ये बनाया है आपने? आई एम सुल्फी फ्रॉम क्लास 9। ओके। मैम अब हमने बनाया मिरेकल वाटर, जादुई पानी। अगर हम इसको इसमें टिप करते हैं तो इसमें जान आ जाएगी। ओके, दिखाइए। वाओ, इसके अंदर जान आ गई। इसको डिप करते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है, जो हमारी आउटर एयर है वो वाटर के ऊपर प्रेशर डाल रही है, और वाटर इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर एयर है ओके, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर भी एयर है और वो भी प्रेशर डाल रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर भी। तो ये एयर इसके अंदर पास हो जाती है, तो इस तरह से इसके अंदर जान आ जाती है। ओके, एक बार दोबारा करके दिखाओ। ये देखिए भाई, इसका तो ठीक नाम रखा गया मिरेकल वाटर।
सच में जादुई पानी है ये। ओके मैम हमारा नेक्स्ट एक चैलेंज है, किसमें कितना है तो ओके तो हम इसमें वाटर डालेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, और हम आपको स्ट्रॉ देंगे। ठीक है। आपको उसमें से वाटर ड्रिंक करना है। आप ड्रिंक कर पाते हैं या नहीं, हमें ये देखना है। आप जो ड्रिंक कर पाएगा उसके लिए प्राइज़ भी है हमारे लिए, हमारे Okay. पास। तो ये इसकी साइंस है कि हम कैसे ड्रिंक कर पाते हैं स्ट्रॉ से वाटर को। तो ये चैलेंज मैं भी करके देख सकती हूँ? यस मैम, ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर हम एक चैलेंज गुड़िया से ना इनका मॉडल मेकिंग का वो एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, हम चैलेंज करते हैं। ठीक है भाई, ये तो सस्पेंस हो गया। राज अभी खोलना नहीं है, बाद में देखते हैं। अभी नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। टोमेटो, द ब्रीदिंग पॉज। टोमेटो को हम ब्रीदिंग पॉज भी कहते हैं कि लीफी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो। ये न्यूक्लियस है जो गार्ड सेल के बीच में होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये लीफ एपिडर्मिस जिसके ऊपर से हमने इस टोमेटो को फाइंड किया है। ये ओपन स्टोमेटा है। स्टोमेटा 2 टाइप्स होते हैं, ओपन और क्लोज। ये क्लोज क्यों होते हैं? जब इसके 2 वो होते हैं फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकॉज प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ट्रांसपिरेशन मीन्स जो ओपन स्टोमेटा होते हैं वो पानी धूप आती है जैसे, तो नीचे रूट से वो पानी सक करते हैं तो उनके लीव्स तक जाता है। बट ये कुछ जब ज़्यादा ड्राई एरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा सन करते विदरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये अपने आप को पार्शली क्लोज कर लेते हैं। बिकॉज ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होएगी, तो ये इनके डेथ होने के कॉजेज बढ़ जाते हैं। तो ये अपने आप को बचाने के लिए पार्शली क्लोज कर लेते हैं। तो ये ओपन और दिस क्लोज टोमेटा। वेरी गुड बेटा, वेल डन। तो आपने देखा बच्चों ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। मॉर्निंग बेटा। लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक है लिटमस पेपर एंड एक है लिटमस पेपर। ओके। एसिडिक, अगर हम एसिडिक जो एसिड जानते हैं कौन सा सॉल्यूशन एसिड और बेस है, तो हम इन लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। अगर हम जो हमारे इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो एसिड है या बेस। ओके। और जब हम इंडिकेटर को उसमें डीप करते हैं लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू या रेड कलर में बदल जाता है। अगर उसका रेड कलर होता है तो इट मीन्स इट इज़ एसिड, अगर उसका ब्लू कलर होता है तो वो बेस है। और ओके, ये इनमें क्या है ये पानी सा? ये फिनोक्सिया जो इंडिकेटर है, और ये हमारा टर्मरिक है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, और ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। और ये हमारा पता लगाने के लिए भी ये बेस है या एसिड। ओके ओके ओके, वेल एक्सप्लेन, वेरी गुड। आपका नाम? प्रेरणा। वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन बेटा। ये क्या है? तो अभी नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगी। बेटा बताओ अपना नाम और क्लास और मॉडल के बारे में। My name is Vanshika. I did in 11th class. ओके ये पुष्प का चित्र है। ठीक है। इसमें स्त्री केसर और पुरुष केसर पाए जाते हैं। ओके। स्त्री केसर के अंदर होता है अंडाशय वर्तिकाग्र वर्तिका। जो वर्तिकाग्र होता है उसमें से पराग कोश पर से परागकण जब उस पर गिरते हैं वर्तिकाग्र तो परागकण कहलाता है। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है ये अपना, बताइए बेटा आप। My name is Simranjit Kaur और I reading in 11th class. मेरा टॉपिक है मानव वेरी गुड वेरी गुड। लिंग आधारित गुणसूत्र। टोटल 46 होते हैं गुणसूत्र, जिसमें 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, और 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में अलग होते हैं। फीमेल में तो एक्स और एक्स होते हैं, और तथा मेल होते हैं एक्स तथा वाई होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप बताएं बेटा आपने क्या बनाया है? मैंने स्टे ऑफ मैटर पे बनाया है। Okay. मैटर के 3 प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो रिक्त स्थान होते हैं वो इसमें रिक्त स्थान नहीं होते, और लिक्विड में थोड़े होते हैं, और जो गैस है उसमें बहुत होते हैं। तो अगर इसको हम संपीड़न करेंगे तो ये होता नहीं है, इसको करते हैं तो ये थोड़ा हो जाता है और ये पूरा होता है, क्योंकि इसके जो रिक्त स्थान है वो दूर होते हैं। ओके। और जो ठोस होता है उसका हम ढेर लगा सकते हैं, पर जो तरल लिक्विड होते हैं उनका हम ढेर नहीं लगा सकते, और वैसे ही गैस का नहीं लगा सकते।
तो वेरी गुड। आपका नाम बेटा? माय नेम इज़ लवली, आई रीडिंग 9th क्लास। ओके। देखो भाई गुड़िया ने 2 मॉडल बना रखे हैं, चलो एक्सप्लेन करो इसके बारे में। मैं आपको आज परमाणु की संरचना के बारे में बताना चाहती हूँ। परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु नाभिक से बना होता है। जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जिनको न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। उसके बाद जो ये कक्ष है बाहरी जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिन पे माइनस का आवेश होता है। पहले कक्ष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरे कक्ष में 16 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लास्ट वाले कक्ष में पूरे 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसको निकालने का सूत्र होता है 2n²। ओके, वेरी गुड। ये आपने बनाया है सारा? बड़ा सुंदर बना रखा है। किस चीज़ से बने हैं ये वाले? किस चीज़ से बनाए आपने? आलू से। ये देखो भाई कितने सुंदर, ये छोटे छोटे आलू हैं और ये बोल है ना? बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है। वेल डन बेटा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेंट है, अपना नाम बताएं बेटा। मेरा नाम निशा है, मैं 9th कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो हरे पौधे हैं ये पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं और भूमि से खनिज लवण तथा पानी लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं और हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। यहाँ तो बहुत सारे इन्होंने ग्लास रख रखे हैं। चीनी, मिट्टी, तेल, ये क्या है इसके बारे में हमें तो पता नहीं, अब गुड़िया बताएगी। बताओ भाई, इंट्रोडक्शन दो पहले, क्लास नेम बताओ, अपना नाम बताओ। मैं 9th की छात्रा हूँ। मैं आपको मिशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि मिशन वह होता है जो एक या एक से अधिक संगठन स्थित होता है उसको मिशन कहते हैं। इनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिशन। जिस मिशन के अंदर गुण और संरचना समान दिखाई देते हैं समांगी मिशन कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक में चीनी का घोल विषमांगी मिशन। जिसमें भौतिक अवस्था से दर्शाए जाते हैं तो उसे विषमांगी मिशन कहते हैं। उदाहरण के लिए बगीचे की मिट्टी। मिशन के घटक को अलग करने की विधि क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। तो इनके बारे में ये बताओ, मतलब क्या आपने ये शो क्या कर रखे हैं, जैसे ABCD, शाही, चीनी, मिट्टी, तेल। अच्छा, ये मिश्रण के बारे में बता दिया आपने सारा है। ओके, तो इनका कोई डेमो भी हो सकता है क्या? वो बाद में होगा, तब देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना मानव श्वसन तंत्र। बताओ बेटा। मैं 9th की छात्रा हूँ। ये हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा मुंह होता है, ये श्वसन नली होता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं और जिसके अंदर उपस्थित बल्ले और ये फेफड़े होते हैं हमारे। ये कुपिकाएँ होती हैं, ये पसलियाँ होती हैं, ये डायफ्राम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जब ये फेफड़े फूल जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ये हमारा डेमो है। जब हम सांस लेते हैं, ये हमारी श्वसन नली होगी, ये हमारे फेफड़े हो गए। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे फूल जाते हैं फेफड़े और जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाते हैं। ओके, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है अपना यूरिनरी सिस्टम। बताएं बेटा, इंट्रोडक्शन दे पहले अपना। हम आज के बारे में यूरिनरी सिस्टम के बारे में सीखेंगे जिसे रेक्टल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेट्रास होते हैं, एक ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। इसमें रेनल वेन और रेनल आर्टरी भी होती है। रेनल वेन में अनप्योर ब्लड होता है, रेनल आर्टरी में प्योर ब्लड होता है। किडनीज हमारे रक्त का pH मेंटेन रखती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। यूरेट्रस का काम होता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ किडनी में से निकले हुए हैं उनको यूरेट्रस के साथ ब्लैडर में भेजते हैं। ब्लैडर एक खाली थैली समान होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। ब्लैडर यूरेथ्रा के पास अपशिष्ट पदार्थों को मतलब भेजता है, यूरेथ्रा इसको बाहर निकालता है। वेरी गुड, वेल डन, एक्सप्लेन। हाँ जी।
ये देखो भाई, कमाल का इन्होंने बना रखा, वेरी गुड, वाओ, वेल डन बेटा। नेक्स्ट। मैं आपको स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में आपको बताऊँगी। ओके। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि हम बोलते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम हंस रहे हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जैसे हार्ट का पंपिंग होना, एलिमेंट्री फूड का हम कैनाल का हमारे फूड में जाना, या फिर लंग्स का पंपिंग करना, ये सब कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। अब बताती हूँ कि स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती है। स्ट्राइटेड मसल्स सिलेंड्रिकल शेप की होती है और ये लंबी मसल्स होती हैं। इनमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं जो कि पेरिफेरी में पाए जाते हैं, बाहर की तरफ, और ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट होती है, जिसके कारण इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है। ये ईटिंग फूड वगैरह वगैरह में हमारी मदद करती है, और ये एक वॉलेंट्री मसल्स होती है। ह्यूमन बॉडी में कुल 640 स्ट्राइटेड मसल्स पाई जाती हैं, जिसको बॉडी का 40% वेट कहा जाता है। अच्छा ये बताएं, जब हम सांस लेते हैं वो किस में आता है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? कैसे, एक्सप्लेन करो। इन जो हमारे बस में नहीं है ना, जो नेचुरल है, जो चीज़ होनी है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलेंट्री है ना वो। तो सांस लेना कौन सा हुआ, वॉलेंट्री। क्या है अपना बेटा? गुड मॉर्निंग। प्रेशराइजेशन के बारे में बताना चाहते हैं। उससे पहले हम आपको एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे क्लास लिया, कुछ वेट्स लिए। अरे वाह, ये छोटा सा ग्लास इतना वजन सहन कर लेगा क्या? ओ ओ ओ ओ ओ। मैम आपने देखा कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्लासेस लिया, चिपका लिया, और हमने यहाँ पे बेस लिया ताकि जो हमारा एरिया वो बैलेंस रहे। इससे भी हम वही वेट रखेंगे। लेकिन ये जगह कुछ की नहीं, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया, और लेकिन पहले वाले में हमारा जो सरफेस एरिया था वो बहुत कम था, इसलिए जो प्रेशर था वो ज़्यादा लगा। ये साइंस ये ऐसा ही होता है कि जो प्रेशर ज़्यादा हो, इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया वो हमारा बहुत कम है, और प्रेशर कम हो तो सरफेस एरिया हमारा प्रेशर कम लगता है। और ऐसा हमारे डेली लाइफ में भी बहुत है, जैसे कि हमारी जो बैक की स्ट्रिप्स है वो बड़ी चौड़ी हो तो हमें प्रेशर कम लगता है, जिसकी वजह से हमारे कंधों में दर्द नहीं होता, और वो जो जितना भी भार है हम आसानी से उठा लेते हैं। अगर वो जो स्ट्रिप्स है अगर वो चौड़ी नहीं है तो हमारे कंधों में ज़्यादा दर्द होता है, भार उठाने में मुश्किल होती है। ऐसे ही हम मम्मी आसपास देखते हैं कि जब मम्मी सब्जी काटती है तो जो नाइफ होते हैं उसकी पतली साइज से काटती है, मोटी साइज से, क्योंकि उसमें जो सरफेस एरिया है वो कम है, इसलिए जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं। वेल डन एंड वेल एक्सप्लेन। तो अभी तक हमने मॉडल देखे थे, अब हम देखेंगे कि बच्चों ने पेंटिंग के जरिए बहुत ही अच्छा जो है मैसेज दिया है। इसमें क्या मैसेज दे रखा है बेटा? किसके बारे में पेंटिंग है बताओ ये? एटम से एनर्जी कैसे मिलेगी? अब न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ा इजी आपके 10th क्लास में रहेगा। अभी आप 9th के 10th क्लास में ये मेरे में तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब समझने वाला तो सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे की जो साइंस है वो आप कभी समझ खुद साइंस को बोलते हैं। ठीक, एक एटम से एनर्जी बना, एटम से एनर्जी बना, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अभी इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इंडिया में कैसे प्रोड्यूस होती है? कोल से प्रोड्यूस होती है, तो कितना आपको पोल्यूशन मिलता है। लेकिन जैसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो पोल्यूशन फ्री। उसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें भी हमारे सामने कुछ ना कुछ ट्रबल्स आएंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है अपने लिए।
एक छोटा सा मास अगर डिसअपियर होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे। अब सोलर एनर्जी आ गई, तो कैसे, मेरा फोकस यही है कि आप अपने फील्ड को, आप साइंस के फील्ड को चूज करो। साइंस के फील्ड को चूज करने से आपको रोजगार मिलेगा, जॉब्स मिलेंगे आपको। और ये मत समझना कि आपका जो जॉब्स है वो आप साइंस के बाद टीचर, कई बार बच्चों का क्या इंटरेस्ट होता है कि टीचर को देखे, टीचर सीधे साधे होते हैं, तो उनको देख के बच्चे एकदम अट्रैक्ट नहीं होते कि हमें भी ऐसा ही बनना है ना। हीरो को देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, मेरे को ऐसा बनना है। पायलट को देख के अट्रैक्ट होंगे कि ना मेरे को ऐसा बनना, पायलट बनना है, आर्मी में जाना। टीचर सीधे साधे होते हैं, उनको देख के अट्रैक्शन नहीं होती कि मेरे को ऐसा बनना है, ठीक है। लेकिन आपका साइंस के बाद एक ऐसी यही ऑप्शन नहीं है कि आप टीचर ही बन पाओगे, आप कुछ भी बन सकते हो। आप अगर साइंस, आपकी साइंस से ग्रेजुएट हुआ, साइंस से ग्रेजुएट हो तो एनडीए के फॉर्म भर सकते हो। एनडीए सुना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें आप पायलट भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आर्ट्स है, मैं आर्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा फोकस आज किस चीज़ का है कि साइंस की डेवलपमेंट की है। आर्ट्स है तो आप एनडीए की एक ही फील्ड में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। अगर आपके पास साइंस है तो आर्मी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी और नेवी में। एयरफोर्स और नेवी दोनों टेक्निकल, उसमें आपके साइंस के ग्रुप में 12th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद सीडीएस में भी सेम है। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनना है तो उसके बाद दोबारा से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, साइंस की। 12th के बाद आपका एग्जाम होते हैं एक्स और वाई ग्रुप के, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी, दोनों टेक्निकल एंट्रीज हैं। और उसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी टेक्निकल आ गया साइंस की जरूरत पड़ेगी। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्ट निकलती रहती है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट होती है, वहाँ काफ़ी सैलरी होती है। तो वो कौन, क्या आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन बन पाएगा? साइंस वाला बच्चा ही बन पाएगा, ठीक है। तो आपको चूज करना है, आपको अपने मन से नॉन मेडिकल लेना है या मेडिकल लेना है, जो आपका मन सेटिस्फाई करे। एक एम आप बनाओगे, बात तभी बनेगी। आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत समझाया होगा। मैं आज बेसिकली, मेरा तो क्या है, गेस्ट अपीयरेंस है, मैं 10 मिनट आपको सुनाता हूँ। आपके टीचर्स आपके काम कर रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बट कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज, वोलेटाइल माइंड सबसे डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है कि पूरी 11th निकल गई, यूँ ही नहीं पता कि 12th में नॉन मेडिकल के पेपर देने हैं या मेडिकल के देने हैं। वो चीज़ आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। उसमें तो आप लास्ट में कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। लास्ट में जहाँ आपको बीएससी में एडमिशन मिलेगा वो कर लोगे आप। और इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे हमारे पास अब कॉलेज में बच्चे आते हैं जो 12th तक साइंस के स्टूडेंट हैं, वो वहाँ बीए में एडमिशन ले रहे हैं। उनका माइंड सेट ऐसा है कि करने तो पेपर की तैयारी है, एसएससी की तैयारी करनी है, एचएसएससी की प्रिपरेशन करनी है, सीईटी का एग्ज़ाम देना है, तो फिर हम साइंस क्यों पढ़ें? साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है मेरे को। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स देखें, सबसे इजी है, लॉजिकल है, आपका माइंड चलेगा, ठीक है। अब स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। सुबह शाम जो सन है वो रेड दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। ये रीजन, क्यूरियोसिटी, ये कहाँ से है? साइंस से। मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स से कैलकुलेशंस करोगे, समझ रहे हो? तो डिफरेंट इतने ऑप्शंस हैं, आप पढ़ते चले जाओगे, आप खो जाओगे, साइंस में ही खो जाओगे आगे कि हाँ मेरे को तो यही करना था। दूसरे फील्ड भी अच्छे हैं, पर ये बेटर अपॉर्चुनिटीज देंगे आपको जॉब्स की। आपका फ्यूचर इसमें ज़्यादा सिक्योर है। आईटी कंपनीज में जाओगे, वहाँ क्या आपको बीटेक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बीटेक कब कर पाओगे, जब आपके पास 12th में साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथ्स को वो ज़्यादा प्रेफर करते ही। अगर केमिकल इंजीनियरिंग में जाना तो केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, ठीक है। होपफुली काफ़ी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड है, हमारे ब्लड में 3 स्टेट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो इन तीनों का मिक्सचर होता है वो होता है प्लाज्मा। इसके अंदर हमने शो किया हुआ है, जो प्लाज्मा भी होता है उसमें होता है 90% ऑफ वाटर। अब देखते हैं इसमें पहले कितना है, इसमें कितना है, कौन ड्रिंक कर पाता है। अब ऐसे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे नहीं
सभी लोग खेलेंगे। सर आपके लिए प्राइज। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप इसके पीछे साइंस क्या है? सर आप बताओ ना कहीं। हम जैसे यही सेम चीज़ है, एयर प्रेशर लगा रही है वाटर के ऊपर और इस स्ट्रोक के अंदर ओनली ऑलरेडी एयर है, ठीक है। तो हम जब सक करते हैं तो एयर को सक करते हैं, वाटर को नहीं। पहले एयर को सक करेंगे तो वाटर को रास्ता मिलेगा अंदर जाने के लिए। प्रेशर लगा रहे वो एयर वाटर के ऊपर वो तो लो प्रेशर क्रिएट हो ऊपर। यस सर, फिर सर कैसे हार गए? क्योंकि हमने इसके अंदर होल किया था। अच्छा तो जितनी आप सब कर रहे थे वापिस अंदर जाना। मैं इसलिए तो गिलास को पिया उठा के प्री प्लान था ये। मैं इसीलिए गिलास को उठा के वेरी गुड बेटा वेरी गुड सर हमारा एक कम हो रहा है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पहले बच्चों मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद से असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, तो आपकी मेंटरिंग के लिए मुझे भेजा गया है। और मेंटरिंग क्या बेसिकली जब साइंस के स्टूडेंट्स हैं सभी, तो आपकी मेंटरिंग बेसिकली क्या है कि आगे आपको कैसे परस्यू करना है। आप साइंस की फील्ड में ही जाओगे या आपके पास डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगे, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है और साइंस भी है। और साइंस में भी दो स्ट्रीम है आपकी, मेडिकल और नॉन मेडिकल। सो बेसिकली हायर एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका बेसिकली एम ये है, गवर्नमेंट का एम ये है कि आप साइंस की तरफ परस्यू करें अपनी हायर स्टडीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स। वो भी फील्ड अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, पर आप साइंस की तरफ, इनोवेशन की तरफ आपको जाना है। समझ रहे हो आप? कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि साइंस में आजकल जैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बीएससी करके क्या करेंगे, बीटेक करके क्या करेंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही कर लेते हैं। ऐसा सा कंफ्यूजन आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनके मन में भी होगा। बट आपको बच्चों मैं बताऊँ, आप साइंस के फील्ड में जाते हो तो साइंस का बेसिकली आपको फ़ायदा क्या होगा कि साइंस लेने के बाद आपको हर फॉर्म फिल कर सकते हो जो आर्ट्स का बच्चा फिल कर सकता है। ठीक है, आर्ट्स का बच्चा साइंस के फॉर्म्स को फिल नहीं कर पाएगा किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, आप बीएससी करके एमए कर सकते हैं और बीए करके एमएससी नहीं कर सकते। और अगर आपको फील्ड्स की बात करनी है तो साइंस में जाके ऐसा नहीं है कि आप बीएससी करके या एमएससी करके टीचर ही बनोगे। आप डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट बन सकते हो। आपने इसरो का नाम सुना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुना है? तो जैसे चंद्रयान छोड़ा था तो चंद्रयान कहाँ गया था? उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? साइंस के स्टूडेंट्स की, फिजिक्स की कैलकुलेशंस थी, केमिस्ट्री ने क्या दिया, फ्यूल दिया, कौन सा फ्यूल यूज करना है। ठीक है, मैथ्स की कैलकुलेशन थी वहाँ पे। अब ऊपर जब स्पेस में किसी को भेजेंगे तो जो बॉडी की रिएक्शंस होगी, ग्रेविटी फ्री बॉडी, वहाँ कौन काम आएगा? बायोलॉजी कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी जब ग्रेविटी फ्री फील्ड होगा। तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हो।